नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने में चूकते नहीं हैं और उनका एक्शन भी सबक बन जाता है। और यही कारण है कि उन्होंने ये जो संकल्प कर लिया है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को अपराध की समाप्ति की ओर ले जाना है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। अभी उन्होंने एक फैसला ले लिया, भ्रष्टाचार में एक डीएसपी की फाइल जांच के उपरांत मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री की जब टेबल पर पहुंची तो उसमें बाकायदे जांच में ये बताया गया कि ये अमुक डिप्टी एसपी जो हैं वो दोषी हैं, इन्होंने घूस ली थी मामले को रफा दफा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पूरी तरीके से फाइल का अवलोकन किया तो उनको गुस्सा आ गया। सोचने लगे कि हो क्या रहा है, और बस उन्होंने आदेश कर दिया कि जो डिप्टी सीएम हैं, जो डिप्टी एसपी हैं, अब आप कहेंगे डिप्टी सीएम का कहां से नाम आ गया? कहीं ना कहीं से ये बात भी चल रही थी कि डिप्टी सीएम जो तत्कालीन थे तथा कथित जो चर्चा में थे, उनका सहारा भी ये डिप्टी एसपी ले रहे थे। मैं उनका ज्यादा उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से डिप्टी एसपी को दरोगा बना दिया। पहले खबर आई थी सिपाही बना दिया, लेकिन बाद में ये खबर आई कि नहीं, दरोगा बना दिया, क्योंकि उनकी पहली नियुक्ति दरोगा पद पर हुई थी। जो पुलिस में जब उन्होंने प्रवेश किया था तो उनकी पहली नियुक्ति दरोगा पद पर हुई थी, लेकिन उनको प्रमोशन मिला, इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर के बाद डिप्टी एसपी बन गए, और अब जो है वो अपनी जगह पर फिर आ गए हैं, वो दरोगा हैं। आप ध्यान रखिएगा, दरोगा पे उनका डिमोशन हो गया है। माने कि जहां से प्रवेश किया था पुलिस सेवा में, वहीं पर आकर के खड़े हो गए। मामला क्या था? 2021 में राजनीति की उर्वरा भूमि रामपुर में तैनाती थी डिप्टी एसपी, जिन्हें सीओ भी कहा जाता है, उनकी तैनाती थी। उनका नाम है विद्या किशोर शर्मा। उसी तैनाती के दौरान हुआ ये कि एक अस्पताल संचालक और एक पुलिस इंस्पेक्टर पर ये आरोप लगाया एक महिला ने कि इन लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया। पहले ये आया कि रे पेशबंदी हो रही है, सब गलत सलत हो रहा, कुछ नहीं, लेकिन बाद में ये पता लगा कि जो विद्या किशोर शर्मा थे, उन्होंने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए ले लिए।
जब 5 लाख रुपए ले लिए तो महिला दर दर भटकती रही। उसने अपनी शिकायतें की और ये शिकायत सरकार तक पहुंची और मुरादाबाद के जो एसपी थे उनको जांच सौंपी गई। जांच में जैसे ही प्रथम रिपोर्ट आई तो विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें जालौन का जो पीटीसी है, प्रशिक्षण केंद्र, वहां से संबद्ध कर दिया गया। जब पूरी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि जो विद्या किशोर शर्मा हैं उन्होंने 5 लाख की घूस ली थी मामले को रफा दफा करने के लिए। इसके बाद इस मामले में मुकदमा दायर हो गया है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो विद्या किशोर शर्मा की मूल पद था दरोगा का, उसमें उनका डिमोशन कर दिया गया। अभी ये मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी ये जांच आईपीएस अधिकारी तक है, वो भी घेरे में, और वो है तत्कालीन एसपी सगुन गौतम। अभी उनके ऊपर भी जांच की आंच है। अब देखना ये है कि क्या होता है। मुकदमा दर्ज हो गया है, कार्रवाई हो रही है, डिमोशन हो गया है, लेकिन सच बात तो ये है कि इस एक्शन से खासकर उन पुलिस अधिकारियों की या पुलिस के जवानों की धुकधुकी बढ़ गई है जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ जांच चल रही है। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का ये एक्शन तो उनके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, तो डिमोशन हो गया, दरोगा बन गए। और एक बात और भी है, आम भाजपा ये बात कहता है कि तमाम पुलिस जन के लोग अभी भी पुरानी मानसिकता से उभरे नहीं हैं, जिसके कारण जो है हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। और यदि इस तरीके की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से काम भी बनेगा। एक खबर गाजियाबाद से आ गई है। गाजियाबाद में ईमानदार चोरी की सूचना है। अब सवाल ये उठता है, ईमानदारी की चोरी कैसे होती है? बताते हैं कि गाजियाबाद में एक फॉर्च्यून सोसाइटी है, वहां पर प्रीति सिरोही रहती थी। वो बुलंदशहर की रहने वाली थी। अब हुआ यह कि प्रीति सिरोही के घर से 20 लाख के जेवरों की चोरी हो गई, ऐसा उन्होंने दावा किया और पुलिस में मुकदमा भी कायम करा दिया। दरअसल प्रीति सिरोही अभी दीपावली पर 23 तारीख को बुलंदशहर चली गई थी। जब 27 तारीख को आई तो अपने देखा अपने घर में तो सब अलमारी खुली पड़ी हुई थी, ताले टूटे थे, और उन्होंने पाया कि 20 लाख के जेवर जो है चोरी हो गए। पुलिस पे मुकदमा कायम हो गया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच में एक कुरियर आ गया उनके घर में। अब ये कुरियर कहाँ से आ गया, तो ये बड़े परेशान थे प्रीति सिरोही, लेकिन खैर कुरियर को ले लिया। और जब कुरियर को लिया, उसे खोला तो उसमें 4.5 लाख के जेवर निकल आए, वो जेवर जो चोरी गए थे। अब सब लोग अवाक हो गए कि भाई ये कुरियर कैसे आ गया और ये कौन सी ईमानदारी का परिचय देते हुए 4.5 लाख के जेवर वापस कर दिए। मामला पुलिस में गया। पुलिस कह रही कि मामले को तहकीकात कर रहे हैं। अब ये कुरियर कहाँ से आया था?
कुरियर आया था हापुड़ के सराफा बाजार से राजदीप ज्वेलर्स के नाम से, जिसमें फ़ोन नंबर भी लिखा था। पुलिस ने तत्काल हापुड़ से संपर्क किया और संपर्क करने में पता लगा कि सराफा बाजार में राजदीप ज्वेलर्स कोई दुकान ही नहीं है और जो फ़ोन नंबर भी उसमें लिखा है वो भी फर्जी है। बहरहाल लोग सकते में हैं। क्या मामला है? क्या 20 लाख के जेवर चोरी गए थे या 4.5 लाख के जेवर चोरी गए थे? आखिर ये जो जेवर लौटाए गए उसके पीछे मकसद क्या था? या फिर जो ये जेवर थे ये घटिया थे, मिलावटी थे, क्या थे? ये कौन सी ईमानदारी का परिचय दिया गया? कि पहले तौर पर तो अभी यही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये जेवर सोने के ही थे और यही जेवर चोरी गए थे। तो सवाल फिर उठ रहा है, पुलिस माथापच्ची कर रही है, ये कुरियर वापस क्यों आए, क्या कारण था, क्यों जेवर वापस कर दिए गए? और फिर करना था तो 20 लाख के जेवर वापस होते, 4.5 लाख के क्यों हो गए? अब पुलिस का दावा है कि अरे भाई धैर्य रखिए, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका हम खुलासा भी करेंगे। मामला बहुत टेढ़ा है। सही बात भी यही है कि कैसे कैसे स्थितियां जो हैं बन रही हैं और किस किस तरीके से अपराध जगत में नई नई बातें सामने आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें भी योगी सरकार का कोई असर है। योगी सरकार किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, भयभीत हैं और जो उनकी जो नीति है, जो उनका एक्शन का प्लान है, वो निश्चित रूप से सबक सिखाने वाला है। और यही तो है कि मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी या तो जेल में होगा और या फिर जहां उसका स्थान है वहां होगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली है। तीसरी खबर है गोला गोकर्ण नाथ से, जहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में कल मतदान होगा। 6 तारीख को काउंटिंग होगी, माने नतीजा आ जाएगा। मतदान कल होगा जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, पोलिंग पार्टियां जा रही हैं। लेकिन ये चुनाव भी अपने में अहम है। इस चुनाव में भी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से। इसमें कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का वोट किधर जाएगा, बसपा का वोट किधर जाएगा, भी ये तो पता लगेगा बाद में। लेकिन ये चुनाव बड़ा अहम है। और हुआ क्यों ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अरविंद गिरी। तो अरविंद गिरी विधायक थे और उनका अकस्मात निधन हो गया, सीट रिक्त हो गई। अब चुनाव हो रहा है। अब जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के जो बेटे हैं उन्हीं को ही अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को बनाया है। वहाँ के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, तो उनको बनाया। और यहाँ पर भी ये चुनाव बड़ा अहम हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हम तो जीत रहे हैं, लेकिन सपा डरी हुई है, विपक्ष डरा हुआ है, ये लिए वो बहाने तलाश रहा है। अब बहाने की बात क्यों हुई? क्योंकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि गोला का चुनाव भी जोर जबरदस्ती से जीता जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की और ये भी कहा कि यादव सरनेम के जितने भी पुलिस वाले उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। अब ये भी एक लड़ाई शुरू हो गई है राजनीति में। अब देखना ये है कि गोला गोकर्ण का चुनाव एक तरफा होता है या टक्कर होती है या फिर
कोई एक नया राजनीतिक संदेश देती है, इसके भी जो है निहितार्थ तलाशे जाएंगे। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लगता है कि इस बार का जो नगर निगम का चुनाव है बड़ा चटकदार होगा, धमकदार होगा, जानदार होगा, क्योंकि इस बार सभी राजनीतिक दल पूरी सक्रियता के साथ मैदान में कूदने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही अपना मूड बनाए हुए प्रभारी नियुक्त कर दिए, मंत्रियों को नियुक्त कर दिया, डिप्टी सीएम जैसे कानपुर में ब्रजेश पाठक को चार्ज दे दिया और हर जगह पर प्रभारी, सह प्रभारी सब बना दिए। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बनाया है कि हमें सभी 17 नगर निगम जीतने हैं और सभी नगर निगमों में अपना वर्चस्व करना है। नगर निगम तक ही नहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत तक, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी रीत और नीति से काम कर रही है और उसका फोकस भी मतदाताओं पर है। जाइए, घर घर जाइए, क्योंकि समय आ गया, 1 हफ्ते का समय है। आप मतदाता बढ़वा दीजिए। 18 तारीख को अंतिम सूची घोषित कर दी जाएगी। दिसंबर में चुनाव बिल्कुल लगभग तय है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी भी इस बार टक्कर देने को है। समाजवादी पार्टी भी इस समय सबसे ज्यादा फोकस कर रही है मतदाता सूची पर। अगर आपके लोगों के नाम नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने फरमान जारी कर दिया है, मतदाता सूची चेक करिए, आपके परिवार के लोगों के नाम नहीं है, तुरंत बढ़वा लीजिए। और एक काम और सपा में हो रहा है कि जिन लोगों के नाम पहले कट गए थे उनका भी ब्यौरा मांगा गया है, क्योंकि आरोप लगा था, एक शिकायत की गई थी सपा की ओर से कि हर विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम और यादव वोटर्स काटे गए। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस का जवाब देने की भी तैयारियां हो रही हैं। तो समाजवादी पार्टी भी इस समय मतदाताओं पर पूरा फोकस कर रही है कि हमारे लोग छूटने ना पाए, बल्कि ये भी कहा जा रहा है जब अंतिम रूप से प्रकाशन हो तो उसको भी चेक किया जाए, अगर उसमें नाम नहीं आए तो फिर से कवायद की जाए, क्योंकि आप अपना नाम मतदाता सूची पर जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख तक करवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, नाम बढ़वा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी, लेकिन कांग्रेस भी अब बहुत तेजी के साथ सक्रिय हो गई है। नए अध्यक्ष हैं खड़गे, राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस भी, और कांग्रेस का अगर आप कार्य करने का तरीका देखिए तो बड़ा मिक्सचर वाला है। कहीं लगता है कि ये पैटर्न जो है बसपा का अपनाया जा रहा है, कहीं ये लगता है ये पैटर्न जो है भाजपा का अपनाया जा रहा है। एक अध्यक्ष और 5-6 प्रांतीय अध्यक्ष, फिर उनके नीचे अध्यक्ष, ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। और आज कानपुर में तो कांग्रेस का एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा जमावड़ा है। अध्यक्ष भी, प्रांतीय अध्यक्ष भी और बड़े बड़े नेता सब चिंतन मनन सब कर रहे हैं कि हमको हर हाल में चुनाव जीतना है। इस कारण चुनाव में और जान आ गई है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पूरी
शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि उसकी गतिविधियां उजागर नहीं होती, लेकिन अंदर अंदर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसलिए अब के चारों राजनीतिक दल खुल करके नगर निगम चुनाव में होंगे। और उसका कारण क्या? 2024 का चुनाव। उनका मानना है राजनीतिक दलों का कि अगर हमने इस बार अपना जमीनी आधार मजबूत कर लिया, उसको एक नई दिशा दे दी, तो निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में हमें बड़ी मदद मिलेगी। इसीलिए सभी राजनीतिक दल, वरना तो बहुजन समाज पार्टी तो ये तक करती थी कि चुनाव में प्रत्याशी उतार देती थी, लेकिन सिंबल नहीं देती थी। ऐसा भी हुआ, हाँ जाइए लड़ लीजिए जाकर के, सिंबल नहीं देंगे। लेकिन अब की पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है। तो एक और ये भी हो रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है। यही कारण है कि इस बार का नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव धुआंधार होगा। कट्टर प्रतिस्पर्धा होगी। और निश्चित रूप से यदि ये कहा जाए कि ये 2024 का सेमीफाइनल होगा, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन कुछ भी हो, लिटमस का तो काम करेगा। ये पता चलेगा राजनीतिक दल किस धरातल पर हैं, उनकी हकीकत क्या है। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें, मानसून जिस तरीके से बिगड़ा, देरी तक चला, लोग तंग हुए, बारिश भी अद्भुत हुई। घंटों की बारिश ने पूरे शहर को विषम स्थितियों में डाल दिया। तो ध्यान रखिएगा कि अब सर्दी भी थोड़ा सा लेट आएगी। अभी तक नवंबर के महीने में सर्दी आ जाती थी। न्यूनतम तापमान जो रहना चाहिए सामान्य, उससे ज्यादा चल रहा है। मतलब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए नवंबर में, तभी ठंड पड़ती है। लेकिन इस बार नवंबर के महीने में 17 माने 15 से ज्यादा तापमान न्यूनतम चल रहा है। और यही वजह है कि ठंडक देर से आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी जैसा आनंद लें, जरा सतर्क रहिएगा। ये मौसम बड़ा गड़बड़ होता है, ये आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में ले सकता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहिए और बड़ी खबर देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।